भैया अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, अब अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। 4 साल की बीटेक कंप्लीट करने के बाद अभी अगर कोई जूनियर मेरे से आके पूछता है कि भैया मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या क्या करना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज में ताकि मेरी जो कोडिंग जर्नी है वो काफ़ी अच्छी हो जाए 4th ईयर में जाके, तो मैं उससे ये वीडियो दिखाऊंगा। डिटेल में रोड मैप शुरू करने से पहले कुछ जरूरी चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना है कि कॉलेज की जो पढ़ाई है वो प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। और यही इंजीनियरिंग कॉलेज और बीटेक की रियलिटी है कि अगर आप सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करते हैं तो जब 4th ईयर में कंपनीज आएगी प्लेसमेंट के लिए तो आप उनका प्लेसमेंट क्रैक नहीं कर पाएंगे, उनका इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। मैटर नहीं करता है कि आप किसी Tier 3 कॉलेज से हो, Tier 4 कॉलेज से हो या किसी Tier 1 IIT से हो। अगर आप अपने कॉलेज में टॉप आ रहे हैं, 10 CGPA लेके आ रहे हैं, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट में जो कोडिंग आता है वो आपको खुद से ही सीखना पड़ता है, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ता है और खुद से ही प्रिपेयर करना पड़ता है। अब अगर कोडिंग जर्नी की बात करूं तो सबसे पहले आप लोग जब फर्स्ट ईयर में होते हो तो आप लोगों को कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ एक कोडिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है। अब लैंग्वेज में C++ या जावा, इस तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप सीख सकते हो जो कि बिगिनर फ्रेंडली होता है और शुरुआत में सीखने के लिए बेस्ट माना जाता है। पाइथन वगैरह भी कुछ लोग सीखते हैं, लेकिन बाद में जाकर जब आप DSA करोगे तो वहाँ पर पाइथन अलाउड नहीं होता है। तो पाइथन बहुत जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो इधर उधर से सुन के आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि भैया हम पाइथन सीखेंगे, हम ये सीखेंगे, वो सीखेंगे। आप C++, जावा, इस तीनों में से कोई एक लैंग्वेज चुन सकते हो। मुझे पर्सनली जावा अच्छा लगता है क्योंकि जावा में आप आगे जाकर बहुत सारा डेवलपमेंट, अगर ऐप डेवलपमेंट करते हो तो उसमें भी हेल्प हो जाता है। और अगर आपने कोई भी एक लैंग्वेज मास्टर कर लिया है तो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट करने में सिर्फ 2 घंटा लगता है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जावा आप कहाँ से सीखोगे? यूट्यूब पे जाओ, कोड विद हैरी नाम का आपको चैनल मिल जाएगा और ये चैनल कोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। 90% आप कोडिंग इसी चैनल से सीख सकते हो। कोड विद हैरी का जावा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। पहला 30 वीडियोस में आपका जावा कंप्लीट हो जाएगा उस प्लेलिस्ट में से। उसके बाद उन्होंने ऊप्स पढ़ाया है। ऊप्स अभी अगर आप लोग नहीं भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले आपको पहले का जो 30 वीडियोज़ है वो कंप्लीट करके जावा सीख लेना है। तो उन 30 वीडियोज़ को आप लोग अगर देखते हो तो सबसे पहले आपको पास लैपटॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा है कि बिना लैपटॉप लेके इंजीनियरिंग चालू कर देते हैं। आप अगर कंप्यूटर स्टूडेंट हो तो लैपटॉप आपके लिए ऑक्सीजन की तरह है। जैसे आप ब्रीथ करते हो ना, तो ऑक्सीजन के बिना आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो, वैसे ही लैपटॉप के बिना आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले लैपटॉप खरीद लेना और जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो, जो भी कोडिंग आप कर रहे हो, खाली वीडियो देख के दिमाग में नहीं रखना है, वीडियो देख के उसका नोट्स बनाना है। जैसे आप लोग स्कूल में नोट्स बनाते थे वैसे ही वीडियो देख के आपको नोट्स बनाना है। जो भी कोड आप सीख रहे हो उसको अपने कंप्यूटर पे रन करके देखना है कि वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जावा सीख लेने के बाद आप लोगों को लॉजिक बिल्डिंग के लिए थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जैसे कि फिबोनाची सीरीज कैसे कोड करते हैं, जैसे कि स्टार पैटर्न कैसे कोड करते हैं, जैसे कि पैस्कल्स ट्रायंगल्स कैसे कोड करते हैं। ये सब जो बेसिक लॉजिक बिल्डिंग वाली चीज़ें हैं ये करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप लोग ये सब स्किप कर देते हो, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि ये सब वो स्किप कर देते हैं, लॉजिक बिल्डिंग पूरा ही स्किप कर देते हैं, सीधा चले जाते हैं DSA पर और वो लोग सोचते हैं कि यार कोडिंग मेरे लिए नहीं बनी है, यार मैं कोडिंग के लिए नहीं बना हूँ, कोडिंग मेरे से नहीं होगा, कुछ और बताओ, कुछ दूसरा चीज़ करते हैं। वो लोग ये सोचने लग जाते हैं। आप कोई भी अगर कोड विद हैरी का भी नहीं, अगर आप कोई भी दूसरे क्रिएटर का भी प्लेलिस्ट देखते हो तो वहाँ पर भी आपको एक्सरसाइजेस वगैरह मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। वो सब देखकर आप ये सब बेसिक जो लॉजिक बिल्डिंग वाले कोड्स हैं वो सब कंप्लीट कर सकते हो। लॉजिक बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद अगर फर्स्ट ईयर में आपके पास और टाइम बचता है तो आप कोड विद हैरी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देख सकते हो और उस प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में मैंने आप लोगों को बहुत ही कम काम दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि जब आप स्कूल से कॉलेज में आते हो तो एक बिल्कुल ही इन्वायरमेंट चेंज होता है। स्कूल का बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट रहता है, कॉलेज का बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट रहता है, इसलिए आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो कॉलेज की पढ़ाई और कोडिंग को मैनेज करने के लिए, इसलिए बहुत कम काम दिया है मैंने फर्स्ट ईयर में। क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट आते हैं तो नए नए वर्ड सीखते हैं, जैसे कि असाइनमेंट, जैसे कि प्रोजेक्ट, जैसे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम, जैसे कि यूनिट टेस्ट। तो वो डर जाते हैं कि भाई ये क्या क्या वर्ड आ गए नए नए, भाई असाइनमेंट करना पड़ेगा। भाई साहब स्कूल में तो ये सब वर्ड ही नहीं आता था, स्कूल में तो हम होमवर्क कहते थे, यह असाइनमेंट बोला जाता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। तो आप लोग डरो ना और ये सब चीज़ों से कस्टम हो जाओ, इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ही कम काम दिया है फर्स्ट ईयर में। अब बात करेंगे सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में जब आप लोग आ जाते हो तो आप लोगों को कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, जिसमें से पहला बात ये होता है कि अटेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा कम भी कॉलेज जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को।
सेकंड में आपको पता चल जाता है कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपको पूरे सेमेस्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एग्ज़ाम से 3 दिन पहले भी पढ़ना शुरू करो तो 8 CGPA आराम से आ जाएगा। 8 CGPA अगर आप लोगों का आ जाता है तो आप किसी भी कंपनी में बैठ सकते हो। उससे कम अगर आता है तो आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। 8+ CGPA अगर आपका है तो आप किसी भी कंपनी में आराम से बैठ सकते हो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तीसरी चीज़ आप लोगों को पता चल जाती है कि कॉलेज में नोट्स कहाँ से लेना है, कौन बंदा अच्छा नोट्स बनाता है, किसका नोट्स आप लोगों को लेना है, किसका असाइनमेंट आप लोगों को कॉपी करना है, किसके प्रोजेक्ट टीम में अगर आप लोग जाओगे तो आपको बिना कुछ काम किए भी प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाती है। स्कूल का जो भोला भाला सा लड़का होता है ना, वो सेकंड ईयर में आके बन जाता है प्रॉपर जुगाड़ू इंजीनियर। तो सेकंड ईयर में आपको क्या करना है, सेकंड ईयर में आपको करना है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में 2 ऑप्शन रहता है आपके पास, वेब डेवलपमेंट सीखो या ऐप डेवलपमेंट सीखो। मैंने पहले ऐप डेवलपमेंट किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख लेते हो तो आप लोगों का जर्नी में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वो वेब डेवलपमेंट से पहले शुरू किए थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी आई थी। और मैंने ऐप डेवलपमेंट में शुरू किया था तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा था स्टार्टिंग में। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप वेब डेवलपमेंट शुरू करो। वेब डेवलपमेंट का भी आपको यूट्यूब पर ढेरों लाखों मिल जाएगा प्लेलिस्ट, आप देख सकते हैं किसी का भी। मैं सजेस्ट करूंगा ऑफकोर्स कोड विथ हैरी का ही। सबसे पहले आप लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये 3 चीज़ें सीख लेनी है। इसके बाद आप लोगों को फ्रेमवर्क सीखना है, जिसकी मदद से आप लोग कोई भी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। अभी ये सब वर्ड आप लोगों को थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। डरने की कोई बात नहीं है। जब भी आप लोगों को कोई भी नया चीज़ सीखना होगा आप उस पर सेपरेट रोड मैप देख सकते हो। जब सेकंड ईयर में आप लोग जाओगे आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि वेब डेवलपमेंट का कैसे रोड मैप होना चाहिए, आप लोगों को मिल जाएगा। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपने सीख लिया है। उसके बाद आप मान लो कि आपने रिएक्ट सीख रहे हो, तो रिएक्ट सीखने के बाद आपने मंच स्टैक डेवलपमेंट सीख लिया है। तो अगर आप लोग रिएक्ट सीखना चाहते हो और मंच स्टैक डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो कोड विथ हैरी का आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें उसने रिएक्ट सिखाया है, पूरा मंच स्टैक डेवलपमेंट सिखाया है और 1-2 प्रोजेक्ट भी बनवाया है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखने का अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि आपको 2 अच्छे प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। सेल्फ प्रोजेक्ट, टीम प्रोजेक्ट अलग होता है, सेल्फ प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे 2 प्रॉपर अच्छे प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं वो जब आप ये सब सीखोगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और क्या प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। जैसे जैसे आप लोग सीखते चले जाओगे जर्नी में आप लोगों को पता चलते रहेगा। अब आप पूछोगे कि भैया क्या सिर्फ हम लोग को वेब डेवलपमेंट ही करना है और कुछ नहीं करना है? नहीं, आप लोगों को वेब डेवलपमेंट के साथ साथ DSA भी करना है। DSA होता है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। DSA और डेवलपमेंट दोनों ही प्लेसमेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और DSA में आपको क्या करना पड़ता है, DSA में आपको डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। आप यूट्यूब पे जाके स्ट्राइवर नाम का एक बंदा है, ड्राइवर DSA सीट अगर आप लोग यूट्यूब पे टाइप कर देते हो तो उस ड्राइवर का वीडियो आ जाएगा जहां पर आपको DSA सीट मिल जाएगा, जहां पे करीब करीब 400 क्वेश्चंस हैं। अगर वो 400 क्वेश्चंस आप लोग 4th ईयर के पहले कंप्लीट कर लेते हो, वो 400 क्वेश्चंस मास्टर कर लेते हो तो आपको प्लेसमेंट में बड़ी से बड़ी कंपनी क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। DSA करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है और डेवलपमेंट करने में बहुत मज़ा आता है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही वो डेवलपमेंट शुरू करते हैं ना वो DSA को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे डेवलपमेंट में तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, डेवलपमेंट में बहुत मास्टरी कर जाते हैं, बहुत ही तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट बना देते हैं, लेकिन उससे DSA का आप एक क्वेश्चन पूछ लो उससे लिंक लिस्ट रिवर्स नहीं हो पाता है। और लास्ट ईयर में जाके जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो वो ट्विटर पे पोस्ट करने लग जाते हैं कि भाई डेवलपमेंट ही सब कुछ है, डेवलपमेंट से ही लोगों कंपनीज को लेना चाहिए, लोगों को DSA से क्यों लेते हैं लोग, DSA को कर दो बैन भाई, DSA को हटा दो। वो DSA वर्सेस डेवलपमेंट की कंट्रोवर्सी ही करने लग जाते हैं। तो आप लोग टाइम को डिवाइड कर लीजिएगा अपने दिन का कि 2 घंटे आप DSA करेंगे, 2 घंटे आप डेवलपमेंट करेंगे। अगर दिन का 4 घंटा भी आप अगर निकाल लेते हो पढ़ाई के लिए, कॉलेज की पढ़ाई से हटकर, तो बिल्कुल सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। आप आराम से कॉलेज की जर्नी को एंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कोई भी अच्छा सा अच्छा कोडिंग का कंपनी क्रैक कर सकते हो। तो DSA में करना क्या है, ड्राइवर की 400 क्वेश्चंस की सीट आप लोगों को मिल जाएगी। उस 400 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को डेली करना है। तो 2 घंटा अगर आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, 2 घंटा अगर आप लोग DSA कर रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग 1 साल तक ऐसा करते हैं तो सीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी 400 क्वेश्चन वाली, और डेवलपमेंट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 प्रोजेक्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर के लास्ट तक अगर हम कंक्लूड करें तो आप लोग को डेवलपमेंट जो है वो भी बिल्कुल टॉप लेवल पे होगा, आपका 2 प्रोजेक्ट कंप्लीटेड होगा और DSA में भी आपकी मास्टरी हो जाएगी फुल टू फटैक। 3rd ईयर में क्या करना है, 3rd ईयर में आप लोगों को सबसे पहले रिज्यूमे बनाना है। रिज्यूमे मतलब होता है CV, इसीलिए मैंने आप लोगों से 2nd ईयर में 2 प्रोजेक्ट बनवाया था, ताकि आप लोग जब रिज्यूमे बनाओ तो उसमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख सको। अब आप लोग बोलोगे कि भैया मुझे रिज्यूमे बनाना ही नहीं आता है, तो क्या करना है आप लोगों को यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है हाउ टू मेक रिज्यूमे, जिसका वीडियो आता है 2-3 वीडियो देख लोगे आप लोगों को पता चल जाएगा। रिज्यूमे बनाने के बाद आप लोगों को लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है। अब जैसे रिज्यूमे बनाया है वैसा ही वैसा प्रोसेस
होता है लिंक्डइन अकाउंट बनाने का भी। अब ये सब बनाने के बाद थर्ड ईयर में आप लोगों को करनी है हसल। अब हसल मतलब क्या होता है कि 2 साल जो आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इतनी कोडिंग करी है, उसको यूटिलाइज करके कोई इंटर्नशिप क्रैक करना है। इंटर्नशिप कहाँ से मिलेगी? इंटर्नशिप लिंक्डइन से मिलेगी। लिंक्डइन में अगर आप लोग जॉब सेक्शन में चले जाते हो तो जितने भी इंटर्नशिप अवेलेबल्स हैं वो सब आपको मिलने लगेंगी और वो सब में आप अप्लाई कर सकते हो। अब थर्ड ईयर में आने के बाद आपको इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना है और बहुत सारे ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट में अप्लाई करना है, हैकाथॉन्स में अप्लाई करना है। ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट यानी कि जीसॉक, गूगल समर ऑफ कोड हो गया, MLH हो गया, मेजर लीग हैकिंग हो गया और बहुत सारे ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। अभी आप लोग को इतना टेंशन नहीं लेना है कि भाई ये ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट ये सब क्या भाई, ये सब नए नए वर्ड सुनने को मिल रहा है। अभी आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। थर्ड ईयर में जब आप लोग जाओगे तो आप लोग सीधा यूट्यूब पे जाकर या गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो कि ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट क्या होते हैं और क्या क्या ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट अवेलेबल है। मैं अपने चैनल पर भी बहुत सारे ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट यानी कि जीसॉक, हैकटोबर फेस्ट, ये सब चीज़ों के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल भी देख सकते हैं। क्रैक करने से क्या होता है कि अगर आपने जीसॉक क्रैक कर लिया है तो 2 महीने का आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा और उस 2 महीने के प्रोजेक्ट में काम करने के बाद आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। फिर सोचो कि अपने कॉलेज में फिर कैसा फ्लेक्स मार सकते हो तुम। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं जो जिसमें आपको बहुत तगड़ा पैसा मिलता है और बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। मेजर लीग हैकिंग में आपको 3-3.5 लाख रुपए मिल जाते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई एक ज़रूर क्रैक करने की कोशिश करना। मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्रैक किया था। ऐसे ही आप बहुत सारे कॉन्टेस्ट के साथ साथ हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे हैकाथॉन्स के बारे में आप लोगों को रिसर्च करना है कि कब कौन सा हैकाथॉन हो रहा है। आपको थोड़ा अवेयर रहना है। थर्ड ईयर में आके थोड़ा सा हसल करना है, इसलिए मैंने कहा था हसल करना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। भाई इंटर्नशिप मिल रही है, अप्लाई कर दो भाई। कोई भी कॉन्टेस्ट आ रहा है, कोई भी हैकाथॉन्स आ रहा है, सब में अप्लाई करते जाओ। और ये नहीं है कि सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के साथ साथ जो डेवलपमेंट आपने किया है सेकेंड ईयर में, जो DSA आपने किया है सेकेंड ईयर में, वो सब थोड़ा थोड़ा करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे सारा। डेवलपमेंट में हो सकता है कि आपने वेब डेवलपमेंट तो काफ़ी कर लिया, अब आपका मन करो थोड़ा ऐप डेवलपमेंट सीखते हैं, तो आपने फ्लटर सीख लिया, ठीक है। फ्लटर में 1-2 प्रोजेक्ट और बना लिए। अब क्या है कि जब आप रिज्यूमे बनाओगे तो उसमें आप दिखा सकते हो कि भैया हमने वेब डेवलपमेंट का भी 2 प्रोजेक्ट किया है, फ्लटर का भी 2 प्रोजेक्ट किया है, अब बताओ बेटे। तो थर्ड ईयर में आके आपको हसल भी करना है, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। आपको DSA भी छोड़ना नहीं है। DSA जो आपने कर लिया उसको दोबारा से प्रैक्टिस करना है। आप थोड़ा कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो। कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने थर्ड ईयर में बोला है, लेकिन फर्स्ट ईयर से आपको आपके दोस्त मिल जाएंगे जो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे और आपका दिमाग खराब करेंगे ये कह के कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तुम भी कोड फोर्सेस का अकाउंट बना लो, तुम भी कोडजेफ का अकाउंट बना लो, तुम भी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, ठीक है। उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनना है। तो जैसे जैसे मैंने आप लोगों को स्टेप वाइज बताया ना, आपको स्टेप वाइज सीढ़ी चढ़ना है, आपको कूदना नहीं है इधर उधर। तो थर्ड ईयर में आप अपॉर्चुनिटी हंटिंग कर रहे हो, उसके साथ साथ अपने स्किल्स को भी बिल्ड कर रहे हो। तो यही होगा थर्ड ईयर का कंक्लूजन। फोर्थ ईयर आ गई, मतलब आ गई प्लेसमेंट की घड़ी। फोर्थ ईयर में क्या करना है आपको कॉलेज खुद ही बताएगा। फोर्थ ईयर जैसे ही स्टार्ट होने वाला होगा उसके कुछ दिन पहले जो आपको समर वेकेशंस वगैरह मिलती हैं उसमें आप लोग थोड़ा एप्टीट्यूड कर सकते हो और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्लेसमेंट में काम आती हैं वो सब आप लोगों को सीख लेनी पड़ेंगी। आप लोग डिटेल में कोर्स सब्जेक्ट के बारे में वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, आप लोग को बहुत मिल जाएगा प्लेसमेंट के लिए क्या क्या कोर्स सब्जेक्ट पढ़ना है। कोर्स सब्जेक्ट में से आपने ऊप्स तो पहले कर ही लिया होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद आप लोगों को OS सीखना है, DBMS सीखना है, कंप्यूटर नेटवर्क सीखना है। तो ये जैसे ही फोर्थ ईयर शुरू होता है 1 महीने में ये सारे चीजें निपटा लेना, तो फिर जैसी कंपनीज आती हैं आप बिल्कुल रेडी रहोगे इन सब चीजों के साथ और आप बिल्कुल आराम से कोई भी प्लेसमेंट को क्रैक कर सकोगे। अब थर्ड ईयर में मैंने आप लोगों को इंटर्नशिप और कॉन्टेस्ट ये सब में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि जब आप लोग ये सब चीज़ कर लेते हो तो आप लोग ये सब अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। क्योंकि रिज्यूमे में ना एक अचीवमेंट बोल का सेक्शन होता है। अब अचीवमेंट को तो आप खाली नहीं छोड़ सकते हो ना। अब अगर आपने जीसॉक क्रैक कर रखा है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ हमने जीसॉक क्रैक किया है और उसमें हमने प्रोजेक्ट बनाया है और वो प्रोजेक्ट का डिटेल ये है। इसलिए थर्ड ईयर में आप लोगों को इंटर्नशिप या कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है ताकि आप लोग उसका एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे में डाल सको। क्योंकि आपके अगर रिज्यूमे में ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है आपके सिलेक्शन होने का। फोर्थ ईयर में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जितना भी आप लोगों ने 3 सालों में सीखा है उसको रिवाइज करते रहना है और जॉब हंटिंग करनी है। जॉब कॉलेज से भी बहुत सारे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलने लगेंगी। बाहर से आप ऑफ कैंपस के लिए भी बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है वही सेम बात है, आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है हाउ टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस, आपको मिल जाएगा। 4 साल की जो मेरी कोडिंग और इंजीनियरिंग की एक्सपीरियंस थी उसमें जो मैंने अच्छा क्या क्या किया, उसमें मैंने बुरा क्या क्या किया, उन सबको मिला के मैंने ये वीडियो को बनाया ताकि आप लोगों को वो परेशानी ना आए। क्योंकि पहले फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में मैं काफ़ी भटका हुआ था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे थे। इसलिए आप लोग ना भटको बहुत चीज़ों से, आपका दोस्त बहुत कुछ बोलेंगे, आपके टीचर्स बहुत कुछ बोलेंगे, आप उन सब चीज़ों से ना भटको। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि बिल्कुल एक डिटेल्ड
आपके पास गाइड हो, डिटेल एक रोड मैप हो कि आप लोगों को कब क्या करना है। बहुत सारे नए वर्ड्स और बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चला होगा इस वीडियो से। तो मैं यही बोलूँगा कि डरना बिल्कुल नहीं है, ये 4 साल का सिलेबस है। तो आज का वीडियो बस यही तक रखूँगा। जाने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि 90% लोग जो मेरे चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि यार तुम लोग सब्सक्राइब करते हो तभी मेरा मन करता है ऐसे वीडियो बनाने का। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है और अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।